साक्षात्कार ब्रेल की बात। पद्मश्री जवाहरलाल कौल का जिक्र जहाँ कहीं भी हो वहाँ उपस्थित व्यक्तियों के स्मृति पटल पर ब्रेल लिपि स्वतः ही आ बैठती है। संपादक की पीढ़ी ने जब से होश संभाला है तब से ही इन्हें ब्रेल सेवा संबंधी निष्काम कर्म में लिप्त पाया है। जहां दृष्टिबाधित समुदाय की सेवा के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, वहीं ब्रेल के इस एकनिष्ठ सेवक के अद्वितीय कार्यों से प्रभावित होकर विश्व दृष्टिहीन संघ अर्थात WBU ने इन्हें 2012 में प्रतिष्ठित लुई ब्रेल मेडल से नवाजा है। यूं तो 80 वर्षीय श्री जवाहरलाल कौल का व्यक्तित्व एवं कृतित्व भारत ही नहीं वरन विश्व स्तर पर दृष्टिबाधित समुदाय के लिए किसी परिचय का मोहताज नहीं है, परंतु फिर भी हम विद्यार्थी वर्ग के अपने किशोर तथा युवा पाठकों की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि आदरणीय कौल साहब सर्वप्रथम NFB तत्पश्चात AICB जैसी 2 राष्ट्रीय संस्थाओं के संस्थापक रहे। दृष्टिबाधित क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से आप लगभग 56 वर्षों से निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक लंबे अरसे से आप परिसंघ के महासचिव पद को सुशोभित कर रहे हैं और आपके मार्गदर्शन में यह संस्था नित नवीन उपलब्धियों एवं स्वर्णिम सफलताओं की राह पर अबाध गति से कदम बढ़ा रही है। इस ब्रेल साक्षरता माह तथा विश्व ब्रेल दिवस के पावन अवसर पर प्रस्तुत है जिज्ञासा के संपादकों की ब्रेल उपासक कौल साहब से हुई बातचीत के प्रमुख अंश। तो अभी मैं पहला सवाल ये आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसे वर्ल्ड ब्रेल डे और ब्रेल लिटरेसी मंथ हम अब जनवरी को मनाने लगे हैं 2019 से, तो इसमें सर आपके क्या विचार हैं कि अब हमें एज एन ऑर्गेनाइजेशन और एज एन इंडिविजुअल मतलब हमारा क्या रोल होना चाहिए ब्रेल लिटरेसी मंथ को मनाने के लिए कि हम मुख्य धारा के साथ मिलके और ब्रेल के प्रति जागरूकता मतलब बढ़ा सके लोगों में। ठीक है, बात आपकी बहुत उम्दा है। ब्रेल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया काम तो यह है कि जितने भी हमारे स्कूल हैं, स्पेशल स्कूल हैं, उनमें स्पेशली कोशिश ये की जानी चाहिए कि एक जो भी जागरूक लोग अपने आप को समझते हैं ब्रेल के प्रति, उन्हें मेरे ख्याल से उस स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि वहाँ पर क्या वाकई कोई ब्रेल लाइब्रेरी है, क्या वहाँ पर कोई ब्रेल में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल देने की बात हो रही है, या ब्रेल को बढ़ाने के लिए एक तरीका ये भी है कि भाई हर क्लास के दरवाजे पर उस क्लास का नाम लिखा जाए और इसी तरह से डाइनिंग हॉल में रोज के रोज मेनू लिखा जाए ब्रेल सिस्टम में, तो बच्चों में जो है आदत पढ़ने की पड़ती है शुरू से। इसके अलावा जो ब्रेल पढ़ने की बात है, ब्रेल के प्रति रुचि पैदा करने की बात है, वही उसका एक रास्ता ये भी है कि हम ब्रेल का एक पीरियड जरूर रखें, चाहे वो क्लासेस के बाद रखें और उस वक्त उसकी किसी टीचर की ड्यूटी लगाए जिसको कि ये जिसको कि पुस्तकें देने का काम सौंपा जाए और लेने का काम सौंपा जाए। और इस तरह से मेरे ख्याल से बच्चों में ब्रेल डेवलपमेंट के प्रति, ब्रेल प्रमोशन के प्रति काफ़ी दिलचस्पी पैदा होती है। और ये जहाँ तक वर्ल्ड ब्रेल डे का सवाल है, ये वर्ल्ड ब्रेल डे
तब तक सफल नहीं हो सकता, तब तक कार्य रूप नहीं ले सकता, जब तक कि हम सब लोग ब्रेल के प्रति जागरूक ना हों। केवल किसी एजेंसी द्वारा ब्रेल डे, वर्ल्ड ब्रेल डे कह देना हमारे समस्या का हल नहीं है। उसका हल तो केवल तभी हो सकता है जब आप उसको सही मायनों में इम्प्लीमेंट करें। सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि मीडिया में आज भी ब्रेल को लेकर जो बातें छपती हैं, जो पब्लिश होता है, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रही हूँ, जैसे बड़े-बड़े अंग्रेजी के अखबार भी हैं, इंडिया टुडे ले लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स ले लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू वगैरह में, तो आज भी वो ब्रेल को एक लिपि ना कह के, स्क्रिप्ट ना कह के लैंग्वेज वो कहते हैं। तो ये चीज़ 2-3 साल से मैं बहुत बारीकी से देख रही हूँ। तो इसको कैसे हम एड्रेस करें, इस इश्यू को मीडिया में कैसे रिप्रेज़ेंट करें कि थोड़ा-सा सुधार आए, मतलब क्योंकि होता क्या है सर कि फिर वो क्या करने लगते हैं कि जो आम जनमानस में जो धारणा जाती है, वो शायद ये जाती है, आप शायद इसको और अच्छी तरह समझते होंगे कि सांकेतिक भाषा जो होती है, उनको लगता है हमारी भी इस तरह की कोई भाषा है, ब्रेल। तो जब हम लोग ऑफिसेज में होते हैं, बहुत सारे लोग ना हमसे थोड़ा-सा तेज़-तेज़ इंटरैक्ट करने लगते हैं। उनको लगता है शायद हमें सुनाई कम देता है या कुछ, क्या इनसे किसी अलग तरीके से बात करने की ज़रूरत है, शायद ब्रेल भाषा में ये लोग बात करते हैं। तो ये इस धारणा को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है? ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ब्रेल को आप अखबारों की बात कर रही हैं, अखबार ही नहीं, वो तो अनभिज्ञ है। ब्रेल लिपि या भाषा से के महत्व को जो जानने वाली बात है, उससे वो अनभिज्ञ है। लेकिन यहाँ तो मैंने बड़े-बड़े विशेषज्ञों की बात देखी है, जो दृष्टिवान विशेषज्ञ हैं, वो भी ब्रेल को भाषा कहते हैं और ये मैंने कई बार देखा है। और ये एक अनफॉर्चुनेट बात है। ब्रेल तो लिपि है और इसका मेरे ख्याल से इसका सॉल्यूशन ये है कि हर व्यक्ति जो सुनाई दे रहा है ना आपको? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, हाँ, जी। जो व्यक्ति ब्रेल के महत्व को जानता है और ब्रेल को आगे बढ़ाना चाहता है, वो कम से कम साल भर में 2 स्कूलों को एड्रेस करे, उनकी असेंबलीज़ को एड्रेस करे और उसके बाद ब्रेल लिपि को उनके सामने दिखाए। और इससे देखिए कितने सारे बच्चे ब्रेल लिपि के बारे में जानेंगे और ब्रेल लिपि के बारे में जानने के बाद उनके मन में जो 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 गलत धारणाएँ पैदा होती हैं, वो नहीं होंगी। और ये बात सही है कि हमारे साथ बहुत से लोग ऊँचे स्वर में बोलते हैं, ये सोचते हुए कि शायद शायद ये नहीं सोचते वो कि ब्रेल भाषा से ही उनसे बात करनी है, लेकिन वो ये ज़रूर सोचते हैं कि ये शायद ऊँचा सुनते होंगे और क्योंकि अंधे तो हैं ही और ये ऊँचा भी सुनते होंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है मेरे ख़्याल से कि ऐसे लोगों को समझाने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों से नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको बात समझाने की बात ज़रूरत है ज़्यादा। और सर थोड़ा-सा हम एआईसीबी की ओर चले, ये पता चला कि इस साल हम लोग सिल्वर जुबली मना रहे हैं ब्रेल प्रेस की। तो और आपका वो इंटरव्यू भी सुना था जो बहुत ही अच्छा, रिकॉर्डिंग उसकी बहुत बढ़िया ज़बरदस्त आई थी। तो और भी लोगों ने बहुत सुना और सराहा उसको। तो ये बातें तो आपने कही उसमें कि हमने कैसे सफ़र तय किया। लेकिन मैं थोड़ा-सा इसमें ये जानना चाहूँगी कि ठीक है, पहले हमारे पास ब्रेल की जो मशीन थी, वो एक ही थी। अब हमारे पास 6 हेवी ड्यूटी मशीन्स हैं, जिनसे हम काम कर रहे हैं। लेकिन क्या सर इतना ही होना काफ़ी है किसी ऑर्गनाइज़ेशन के लिए? या इसमें कोई तकनीकी मतलब चुनौतियाँ भी ज़ाहिर है आती होंगी बहुत ज़्यादा? उसके बारे में थोड़ा-सा आप आम व्यक्ति को थोड़ा जागरूक करने की कोशिश करें। देखिए, तकनीकी समस्याएँ तो आती हैं और बहुत आती हैं और हर ब्रेल प्रेस को इनका सामना करना पड़ता है। क्योंकि पहली बात तो यही है कि
इस देश में ये मशीनें नहीं बनती हैं और विदेशों से हमें इनको आयातित करना पड़ता है, मंगवाना पड़ता है। और इस वजह से सारी रिपेयर मेंटेनेंस इनकी जो होती है वो कुछ जानने वाले लोग ही कर पाते हैं। तो तकनीकी रूप से एक मशीन हो या 6 मशीन हो या 10 मशीन हो, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मशीनों की गुणवत्ता जरूर सुनिश्चित की जानी चाहिए। वो तकनीकी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम मैंने रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड से भी डायरेक्टर आए थे, तब काफी साल पहले की बात है, तब मैंने उनसे भी बात ये की थी कि इसमें तकनीकी प्रॉब्लम जो आती है डॉट मिस्टेक की, उसको कैसे दूर किया जाए। तो उनका ये कहना था कि इस तरह की मशीनें जो हैं, अगर तो प्लेट वाली मशीन हो तो बात अलग है, उसमें तो एक बार बना दिया कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन इस तरह की जो मशीनें हैं जितनी भी है, उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। कहीं धूल का कण, हमारे जैसे देश में तो धूल बहुत ज्यादा चलती है, और धूल का कण कहीं फंस गया और वहां पर डॉट मिस्टेक आनी शुरू हो गई। अब हमने, जहां तक सवाल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, हमने तो सभी को ये कह रखा है कि भाई अगर आपको कोई किताब में डॉट मिस्टेक लगती है तो आप हमें वापस कर दें और उस पर 2-4 पेज में टिक लगा दें और वापस कर दें, हम आपको नई किताब इसके बदले में देंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी प्रूफ रीडिंग में कोई गलती नहीं है। हमारा अगर कहीं पर कोई गलती होगी तो वो मशीन की गलती है, और मशीन की गलती को सुधारना इतना आसान नहीं है। हम एक बार सुधार ले, दूसरी बार फिर हो जाती है, तीसरी बार हो जाती है, तो हम उसको दूसरी किताब दे सकते हैं जो कि उन्हीं मशीनों से निकली होगी और वो उसकी जरूरत को पूरा करेगी। ये हम पिछले कई सालों से कर रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। और मेरे ख्याल से तकनीकी तौर पर यही एक समस्या आती है। और जाहिर है सर, रख रखाव का खर्चा भी होता होगा अच्छा खासा, मतलब निश्चित रूप से मशीनों के रख रखाव का या रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा बहुत अधिक आता है, और ये इसी वजह से ब्रेल सिस्टम में जो पुस्तकें तैयार होती हैं वो महंगी भी पड़ती हैं। लेकिन ये सब खर्चे निकालने के बाद भी, और इंडिविजुअल नेत्रहीन को, रीडर को हम सिर्फ 1 रुपया के हिसाब से ब्रेल पेज देते हैं और नेशनल बुक ट्रस्ट का 50 पैसे प्रति पृष्ठ के हिसाब से देते हैं। उसके बावजूद भी हम कभी भी घाटे में नहीं रहे, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेट जो है 2 रुपए पर पेज है। तो आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि हम ब्रेल प्रमोशन के लिए निश्चित रूप से तन मन धन से पूरी तरह से समर्पित हैं, और हमारी ये पूरी इच्छा रहती है कि हम नेत्रहीनों के लिए ब्रेल को अधिक से अधिक संख्या में उपलब्ध कराएं। इस वक्त भी हम ब्रेल की अनेक पुस्तकें दृष्टिबाधित विद्यालयों में, लाइब्रेरीज में फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहे हैं, और निश्चित रूप से इससे अगर वहाँ पढ़ने वाले हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि हर एक नेत्रहीन को एक एक स्कूल की, 2-2 स्कूल की, जैसी उसकी क्षमता हो उसे उनको लेना चाहिए, अपने साथ में लेना चाहिए। और उनमें ये भावना पैदा नहीं होनी चाहिए कि ये कोई एक नया आदमी आ गया है, बल्कि उन्हें एक सपोर्टर के तौर पे वो नजर आना चाहिए। और तब वो देखें कि जो ब्रेल बुक्स आ रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहे हैं हम लोगों को, वो केवल इसलिए भेज रहे हैं ताकि ब्रेल प्रमोशन हो, लोगों तक ब्रेल के माध्यम से लिटरेचर पहुंचे। तो वो वहां तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ये मेरे ख्याल से
हर जागरूक नेत्रहीन का कर्तव्य है और विशेष कर्तव्य है। ऑर्गेनाइजेशंस का यानी स्वयंसेवी संगठन का अब तक ब्रेल को लेकर आप जो देखते आए हैं, कैसा क्या रोल रहा, और आने वाले समय में यानी भविष्य में आपको क्या लगता है कि कैसे स्वयंसेवी संगठनों को ब्रेल को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से, क्या? देखिए, जो मैं तो उनको तथाकथित विशेषज्ञ कहता हूँ। तथाकथित विशेषज्ञ जो हैं, वो तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ब्रेल को आउटडेटेड कहते हैं, और ब्रेल कभी भी आउटडेटेड नहीं हो सकती मेरे विचार से, हमारे जैसे देश में, जहाँ पर रूरल एरिया में बहुत बड़ी आबादी रहती है या छोटे कस्बों में बहुत बड़ी आबादी रहती है, तो ब्रेल तो एक प्रासंगिकता बनाए रखेगी हमेशा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। अब रही बात कि ब्रेल को किस तरह से हम प्रमोट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, देश में लोगों की रुचि बना सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण विषय है, और इसके लिए सभी लोगों को प्रयास करना होगा। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा अगर ब्रेल के विषय में किया गया है, तो वो ये सर्व शिक्षा अभियान जो भी चल रहा है, उसके द्वारा हो रहा है। आज जो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा हो रहा है, तो वो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो टीचर निकल रहे हैं, उनकी वजह से हो रहा है। कारण बहुत स्पष्ट है, मैं बहुत साफ-सुथरी बात कहना चाहता हूँ कि वो उन लोगों को ब्रेल आती नहीं, जो टीचर हैं। टीचर जो सो कॉल्ड टीचर बनने के लिए आते हैं, उन्हें ब्रेल नहीं आती, और ब्रेल नहीं आने की वजह से वो ब्रेल सिखा भी नहीं पाते हैं, और सिखाएंगे नहीं तो वो ज़बानी खर्च करेंगे या रिकॉर्डेड मटेरियल दे देंगे, और उससे आप खुद जानते हैं कि बच्चों की स्पेलिंग, बच्चों का कितना नुकसान हो रहा है, वो आप अच्छी तरह से समझते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि इन टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स को और सर्व शिक्षा अभियान को निश्चित रूप से उन्हें स्वयंसेवी संगठनों को भी साथ में रखना चाहिए, और स्वयंसेवी संगठन वैसे नहीं होने चाहिए जैसे बहुत सारे हैं आज के ज़माने में, जो अपने यहाँ भी ब्रेल को कोई महत्व नहीं देते, बल्कि ऐसे होने चाहिए जिन्हें ब्रेल का महत्व समझ में आता हो, और जो सचमुच कुछ करना चाहते हों ब्रेल को बढ़ाने के लिए। तो ये तभी हो सकता है जब सब लोग मिलकर काम करें और इस तरह की सोच रखें। ब्रेल काउंसिल ऑफ इंडिया को लेके जाहिर है जब ये बना होगा, मेरे ख्याल 12-13 साल, कितना टाइम हो गया, तो ब्रेल काउंसिल ऑफ इंडिया को लेके काफ़ी अरमान रहे होंगे, आपको भी काफ़ी कुछ आशाएं होंगी, तो कहाँ तक पहुंचा वो और क्या उसके बारे में आप कहना चाहेंगे? आज मतलब एक आम पाठक को आप क्या बताना चाहेंगे? आप मुझसे क्यों कहलवाना चाहते हैं? बात यह है कि ब्रेल काउंसिल ऑफ इंडिया 2008 में केवल और केवल हमारे प्रयासों से बनी थी। 2009 में आप सभी जानते हैं कि लुई ब्रेल की 200वीं जन्म शती थी, और उससे पहले 1 साल पहले, 1.5 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी का कन्वीनर मैं था। सोशल वेलफेयर यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के साथ ये चली थी, और बहुत अच्छे ढंग से काम इसने किया था। बहुत, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं उसमें था कन्वीनर, लेकिन सचमुच में उसकी वजह से कई काम हुए। फॉर एग्जांपल, यही ब्रेल काउंसिल ऑफ इंडिया बड़े अरमानों से हमने बनवाई थी, जी जी। और ये बनी, और यही नहीं बल्कि
एक लुई ब्रेल पर एक फिल्म बनी और वो फिल्म हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। 18 मिनट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनवाई और इस वक्त पर एक स्टैंप भी निकला। देखिए, ये साधारण काम नहीं है, ये असाधारण काम है। स्टैंप भी निकला और वो पोस्टल स्टैंप निकला और तो सिक्के भी तैयार हुए। एक 100 रुपए का सिक्का निकला और एक 2 रुपए का सिक्का निकला। 2 रुपए का आप लोगों ने कभी अभी भी कई जगह पर देखा होगा। लुई ब्रेल का उसमें फोटोग्राफ है और डॉट सिस्टम है उसमें। तो देखिए, उस जमाने में करने को तो और भी कई काम हुए थे। जैसे यूजीसी को हमने ये कहा था कि आप जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनके लिए ये कंपलसरी करें कि ब्रेल एक सब्जेक्ट हो। उससे आपकी जो दृष्टिबाधितों की पढ़ाई की समस्या है वो भी हल हो सकती है, क्योंकि जब टीचर्स नीचे से लेके आएंगे, सारे पढ़ के आएंगे, तो उससे निश्चित रूप से उनका ज्ञान बढ़ेगा। अब आपने पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा है इसके बारे में, ब्रेल काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, तो चाहते हुए भी मैं उसे अवॉइड नहीं कर सकता। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस कमेटी ने कभी कोई विशेष काम अभी तक नहीं किया। कई प्रस्ताव पास किए, हर साल एक श्राद्ध की तरह, जैसे श्राद्ध होता है वैसे ही एक मीटिंग हो जाती है साल के एंड में, और इस साल भी शायद होगी, और उसके बाद फिर सब शांत हो जाते हैं। तो जब देखिए काम करने वालों में कोई इच्छा शक्ति नहीं होगी तब कुछ नहीं हो सकता, तब तक कुछ नहीं होता। जब तक उसके चेयरमैन हैं, उसके और लोग हैं, तो अगर वो सिर्फ बने रहना चाहते होंगे तो निश्चित रूप से उसमें कोई जोश नहीं आएगा, उसमें काम करने की शक्ति नहीं पैदा होगी। तो आज तक जो, जहां तक मैं जानता हूं, और मैंने कई बार इसके बारे में आरटीआई से भी इंफॉर्मेशन मांगी है, तो मुझे अभी तक कोई विशेष काम जो जिससे कि नेत्रहीनों का हित होता हो या नेत्रहीनों के क्षेत्र में ब्रेल सिस्टम को बढ़ावा मिलता हो, वो कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता। तो सर इसकी जवाबदेही कैसे तय होगी? मतलब कौन इनसे सवाल पूछेगा या पूछता है? आरटीआई से तो चलिए मान लीजिए आपने निकलवाया, कोई बहुत ठोस बात शायद सामने ना आई हो, लेकिन क्या मतलब क्या करना चाहिए? मतलब कुछ ऐसा ठोस उनकी जवाबदेही तय हो उसके लिए। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ जो उस कमेटी के मेंबर हैं उन सब पर दबाव डालना चाहिए, सभी नेत्रहीनों को, कि भाई वो काम करें, अन्यथा छोड़ दें। क्या जरूरत ये संगठन के स्तर पे, ये संगठन के स्तर पे हो कि इंडिविजुअल लेवल पे हो? क्योंकि आम जो इंडिविजुअल लोग हैं दोनों लेवल पर हो सकता है, इंडिविजुअल लेवल पर भी हो सकता है, और उनको पता करें कौन कौन से मेंबर हैं उसके। देखिए, जितने ब्रेल प्रेस हैं लगभग उन सब के जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं वो या मैनेजर हैं वो उनके सदस्य हैं। एक दूसरे भाषाविद हैं, 5-5 भाषाविद हैं जो कि उसके सदस्य हैं। लेकिन आज तक मुझे बता दो कि भाई कोई ऐसा टेंजिबल काम हुआ हो जो ब्रेल आज उसको 2008 में बनी, 9, 10 और 11 और 13 साल हो गए उसे बने हुए, उसने क्या टेंजिबल काम किया है? ये हमारे लिए जरूरी है सोचना। ये हमें निश्चित रूप से इसका जवाब मिलना ही चाहिए। सर मैं आगे कुछ एक दो हल्के फुल्के सवालों की ओर जाऊं, इससे पहले हमारे साथ सर परवेज भी हैं जिज्ञासा के, वो भी एक संपादक हैं, तो शायद उनके मन में अगर कुछ आ रहा हो, बात कर लो सर से। तुमने सर नमस्ते। नमस्ते महाराज।
सर मुझे मेरे पास एक छोटा सा प्रश्न है सर। जैसे सेवलॉन है, हाँ तो सेवलॉन की बॉटल पे ब्रेल में सेवलॉन लिखा होता है सर। उनका जो एंटीसेप्टिक होता है उस पे भी लिखा होता है, और उनका जो हैंड वॉश है उसकी बॉटल पे भी सेवलॉन लिखा होता है ब्रेल में। और रिसेंटली हम लोगों ने, मुझे याद नहीं आ रहा, एक ब्रांड और देखा था उस पे भी ब्रेल में वी था। वॉश, वो हाँ, एक वी वॉश महिलाएं यूज करती हैं सर उसको, करके एक वो है, प्रोडक्ट पर्सनल है, हाइजीन उस पे भी ब्रेल में लिखा हुआ था। तो मतलब एक एनजीओ के लेवल पे आप इसे कैसे देखते हैं, और क्या इस दिशा में और प्रयास नहीं किए जाने चाहिए? कि क्योंकि अगर ये सेवलॉन लिख पा रही है अपनी बॉटल, देखिए अगर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स के बॉटल्स पे आए तो अच्छा होगा, लेकिन शायद कॉस्ट की बात आ जाती होगी। तो मुझे लग रहा है कि जब सेवलॉन कर पा रहा है तो इसका मतलब कॉस्ट पे कोई खास फर्क पड़ता नहीं होगा। एक मैं इंटरप्ट करूं छोटा सा सर, कि सेवलॉन और ये वी वॉश में तो केवल नाम ही लिखा है। अभी मैं, क्योंकि सोशल मीडिया जब एआईसीबी में व्हाट्सएप की न्यूज वगैरह भेजती हूँ, तो एक असम टी है कोई, उसने तो पूरा मतलब उसका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी यहाँ तक भी सब ब्रेल में लिखा है। तो और वो उसको शायद हम तो ये देखते बड़ा देखेंगे। अच्छा डेवलपमेंट है। इसके बारे में आपके क्या हाँ, क्या देखिए कहना है? अगेन ये सारा काम जो है, जो ब्रेल प्रमोशन का, ये भी एक पार्ट है ब्रेल प्रमोशन का। क्योंकि देखिए अगर दवाइयों पर या दूसरी चीजों पर लिखा होगा ब्रेल सिस्टम में, तो निश्चित रूप से आप ये सोचिए कि कितने लोगों तक पहुंचेगी ब्रेल। उन्हें भी पता लगेगा कि ब्रेल, भले ही वो पढ़ ना सकें, लेकिन वो देख सकते हैं कि भाई ये ब्रेल है, ब्रेल का ब्रेल में लिखा हुआ है। इतना ब्रेल बोलना तो आ जाएगा उनको। तो ये मेरे ख्याल से अगेन देखिए, इन सब चीजों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए और छोटी छोटी मशीनें भी चाहिए। किस तरह से वो डेवलप हों, कैसे करना चाहिए, ये काम ब्रेल काउंसिल ऑफ इंडिया का है, निश्चित रूप से है। उसका काम रिसर्च है, उसका काम ये इस तरह के नई डेवलपमेंट्स करना है। तो ये उनके जिम्मे में आता है, मेरे ख्याल से तो आता है, और उन्हें इसको करना भी चाहिए। वाकई खर्चे की बात नहीं है। खर्चा गवर्नमेंट जब करोड़ों हजारों करोड़ रुपया इस पर कर रही है, उस पर कर रही है, सड़कों पर कर रही है, पुलों पे कर रही है, मंदिरों पे कर रही है, तो हमारी ब्रेल लिपि को बढ़ाने में क्यों नहीं कर सकती? वो कर सकती है, लेकिन सवाल उनको भी दिशा देने की है। अगर हमारे लोग ही कहेंगे कि कैसेट पे छाप दो जी आप, ये सारा ये बड़ा सस्ता पड़ जाएगा, तो भाई वो तो कैसेट पर ही करना ज्यादा अच्छा। मेन बात तो पहुंचाना है ना। आपने सुन लिया, बात खत्म हो गई। सही बात है। तो ये एक अंतर है, सोच का अंतर है और कुछ नहीं। जी, सही है। वही है ना, इलेक्शन कमीशन ने चाहा तो किया, अदरवाइज तो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन में भी हम देखते हैं कि ज्यादा करके रैम, व्हीलचेयर, यही सब बातें होती है। ब्रेल को उतना ज्यादा नहीं तरजीह दी जाती है। और जी 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 निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन ने एक वेलकम स्टेप उठाया है और वो चल रहा है, कई सालों से चल रहा है। और मेरे ख्याल से उसे साधुवाद देना चाहिए कि उसने इस तरफ सोचा। भले ही मैं आज भी ये सोचता हूँ कि बहुत बड़ा फायदा तो इससे होता नहीं है, क्योंकि लोगों तक ये पहुंचता नहीं। जिनके लिए ये बनता है उनके घरों तक या उनको दिया जाए वहां पर भी वो होता नहीं। अब पोस्टर है, अब पोस्टर छाप दो जी इनके लिए। अच्छा, अब हमने पोस्टर छाप दिए, अब पोस्टर यहाँ से ले गए, और पोस्टर ले जाने के बाद ब्रेल सिस्टम में अब वो एक दीवार पर लगा हुआ है। अब क्या ब्लाइंड आदमी कहेगा कि नहीं भाई मुझे पहले पोस्टर दिखाओ, ये यहाँ दीवार पर कहाँ लगा हुआ है? कहेगा? उस वक्त तो इतनी जल्दी में होता है हर आदमी, तो वो कहाँ से पोस्टर देखेगा वहां? सही बात है। तो ये कई चीजें ऐसी हैं जो कि जिनका कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा है। नेत्रहीन के लिए छपती है, हजारों रुपए, लाखों रुपए खर्च होता है, लेकिन उसका लाभ नहीं होता है। जी 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 जी
सर एक डिजिटल ब्रेल की बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि आपने तो अपने स्कूल में हमारे यहाँ गुरुग्राम में डिजिटल ब्रेल को ऑर्बिट रीडर के माध्यम से आपने शुरू कर दिया है, बच्चों में भी उनको सिखाना। तो पहले तो ये जानना चाहूंगी किस स्टैंडर्ड से बच्चे हमारे यूज कर रहे हैं? छठी क्लास से करते हैं। और देखिए डिजिटल क्या है, ये भी एक पेपरलेस ब्रेल है। पेपरलेस ब्रेल ही तो है ना भाई, आपका पेपर नहीं लगता। बाकी आप इसको पेन ड्राइव में डाल दीजिए या किताब यहाँ से ट्रांसफर कर दीजिए, वहां पर पहुंच जाएगी। वो ब्रेल में पढ़ सकते हैं, ब्रेल में ही लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो हम तो छठी क्लास से, क्योंकि तब थोड़ी सी मैच्योरिटी आ जाती है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी यूज करना सीख जाते हैं, ठीक ठाक सीख जाते हैं। वो दूसरी क्लास से सीखते हैं और 8वीं तक चलते चलते काफी हद तक उनको आ जाता है। तो वो ये पेपरलेस ब्रेल मशीन ही कहता हूं मैं इसको, ऑर्बिट रीडर 20 को। और हमने तो अगेन देखिए ब्रेल प्रमोशन के लिए हमने फिर क्या किया, हम इसको 26,778 रुपए में दे रहे हैं, जबकि आज की जो कीमत है वो 34,000 रुपए से, मतलब वो भी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। वैसे 35 से ऊपर है कीमत इसकी। तो हम लगभग 8-9 हजार रुपए का सब्सिडी दे रहे हैं हर मशीन, केवल इसलिए कि ब्रेल का प्रमोशन। जी। जीएसटी तो सर हम पहले ही नहीं देते थे और मतलब लेते थे, और अभी हम ये भी सब्सिडाइज्ड रेट पे दे रहे हैं। तो सर इसको और स्कूल्स में प्रमोट किया जाए, गवर्नमेंट स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज में, तो उसके लिए क्या हमें गवर्नमेंट से क्या अभी कुछ प्रयास हो रहे हैं या किस तरीके से होने चाहिए? देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारी तरफ से तो अभी तक कोई प्रयास इस विषय में इसके अलावा नहीं हुआ कि हम अवेलेबल कराते हैं लोगों को ऑर्बिट रीडर 20। बाकी कोई इसके बारे में विशेष लिखा पढ़ी नहीं हुई। ये कंपनी वालों का काम है अपने सेल को प्रमोट करना, और मेरे ख्याल से अगर हम करते हैं तो लगता है ऐसे कि जैसे हम उनके एजेंट हैं, तो हम तो नहीं करते हैं, इसीलिए ये भी एक कारण है। लेकिन हम अपने लेवल पर इसको नेत्रहीन साथियों को, दृष्टिबाधित साथियों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं सब्सिडाइज रेट पे। सवाल सर मेरे मन में आता है कि जब एक बार हम लोग पहले शॉर्ट हैंड मशीन यूज किया करते थे तो मेरे ख्याल बड़ी कम लागत आती होगी, उसके मेंटेनेंस में वो आते थे अंकल, एक वो बीच में ठीक करने आ जाते थे कभी कभी, तो सारी मशीनें कर जाते थे। अभी क्या है कि जब यहाँ अभी इंडिविजुअली हम लोगों को मशीनों में प्रॉब्लम आती है, ऑर्बिट की बात करिए तो हम लोगों को भेजना पड़ता है। कई तो रेगुलर यूजर हैं जो ऑर्बिट वाले ग्रुप में हमारे हैं AICB के, वो बताते हैं हर साल ही वो भेजते हैं। तो इस तरह से AICB भी अपना शॉर्ट हैंड वाला भी अब शिफ्ट कर चुका है ऑर्बिट पे, और अपना स्कूल में भी है 10-12 ऑर्बिट होंगे मेरे ख्याल। तो कैसे सर उसका रख रखाव डिफिकल्ट होता है क्या, कैसे करते हैं मतलब? नहीं, हम तो अभी तक जो आपने बताया है हम कंपनी को ही भेजते हैं, क्योंकि देखिए इस तरह की मशीन को शॉर्ट हैंड की मशीन की तरह ठीक तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मैनुअल तो है नहीं, ये तो आफ्टर ऑल कंप्यूटराइज्ड मशीन है, और कंप्यूटराइज्ड मशीन को हर एक आदमी ठीक कर सकता है ऐसा संभव नहीं है। तो वो तो हमें कंपनी में ही भेजनी उचित होगी मेरे ख्याल से, चाहे जिसके पास भी हो, हमारे पास हो या किसी और के पास हो। लेकिन ठीक है, हमारी मशीनें कोई बहुत ज्यादा तो खराब नहीं होती हैं, ठीक है, ठीक जब भी खराब होती हैं हम भेजते हैं। और सर अब एक आखिरी सवाल, अगर परवेज के मन में कुछ आता है तो वो पूछेंगे। मेरा एक आखिरी सवाल ये है आपसे कि ब्रेल को लेकर मतलब काफी सारा समय आपने ब्रेल के सुधार में, प्रमोशन में, और मुझे लगता है सोते जागते बहुत समय आपकी नींद भी टूट जाती है तो भी आप बुक की प्रूफ रीडिंग करने लगते हैं। तो ब्रेल को लेकर बहुत कुछ किया आपने, लेकिन अब आगे क्या, मतलब आपको क्या लगता है कि आपकी ओर से क्या रह गया और क्या होना चाहिए? मतलब ऐसा कुछ है मन में कि जो अधूरा रह गया हो वो आप करना चाहें?
नहीं, अधूरा क्यों नहीं रहा? अधूरा तो बहुत कुछ है। जो आज स्थिति है वो बिल्कुल हमारे विपरीत है। और बड़े शहरों में जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है या मद्रास है, इन जगहों पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रॉनिक की तरफ जा रहे हैं। और ये अगर अगर इलेक्ट्रॉनिक की तरफ जाके उनकी नॉलेज में सुधार आता हो, उनके जो भाषा सुधार होता हो। देखिए कि भाषा तो आफ्टर ऑल कल को टीचर लगेगा कोई, तो टीचर अगर लगेगा तो उसको उनकी कॉपियाँ तो चेक करनी पड़ेंगी, और कॉपियाँ चेक करेगा तो उसको आना तो चाहिए, स्पेलिंग तो आनी चाहिए। अगर उसे स्पेलिंग ही नहीं आते हैं तो वो क्या चेक करेगा? तो ये हमारी एक निराशा वाली बात है जो हम अभी तक किसी तरह से भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। और दिन ब दिन बड़े शहरों में ये घटियापन होता जा रहा है, घटता जा रहा है, बढ़ता नहीं जा रहा है। तो ये तो मेरे ख्याल से सभी लोग देखिए, अब अगर हमने इस साल मदन लाल एस्से कंपटीशन किया, ब्रेल एस्से कंपटीशन किया, तो उसमें मुश्किल से 30 लोग आए। अब ये बताइए क्या इतने बड़े देश में जिसकी करोड़ों-करोड़ों आबादी है, उसमें क्या 30 लोग आने चाहिए? क्यों नहीं आने चाहिए? और क्यों नहीं आने चाहिए? मुझे ये नहीं समझ आई आज तक। और आफ्टर ऑल तो ब्रेल प्रमोशन के लिए ही ये कर रहे हैं। तो देखिए कुल मिला के अभी ब्रेल के लिए सभी को, जो ब्रेल को चाहने वाले लोग हैं, उन्हें मेरे ख्याल से सबको मिलकर अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और अपने-अपने एरिया में, ये नहीं कि सिर्फ दिल्ली में करना है, अपने-अपने एरिया में वो करें और उसको बढ़ाएँ, बढ़ावा दें। जो मैंने ऊपर बातें कही हैं कुछ क्लासरूम्स पे आप ब्रेल सिस्टम में लिख दीजिए, आप जितने भी क्लासरूम हैं, और ब्रेल लाइब्रेरी का एक अच्छा स्वरूप बनाइए, और डाइनिंग हॉल में ज़रूर खाने की चीज़ें जो भी कुछ आप बना रहे हैं आज, उसकी लिस्ट बनाइए, लिस्ट लगवाइए रोज़, उसका परिणाम होगा। ब्लाइंड बच्चा डेली पढ़ेगा तो उसको आदत होगी। और इसके अलावा जो उसको आप कहानी की किताबें दे रहे हैं डेली पढ़ने के लिए, उसको कहिए कि असेंबली में जाके वो अपनी जो उसने आज कहानी पढ़ी है वो कल सुनाएगा असेंबली में। और देखिए किस तरह से और लड़कियों को विश्वास बढ़ता है कि भाई अच्छा, इसने ब्रेल में पढ़ी है, कितनी बढ़िया पढ़ी है, तो मैं भी क्यों नहीं पढ़ूंगा। तो ये छोटे-छोटे तरीके हैं जो 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 जिनको आजमाने की जरूरत है। जी। सर, आपसे ब्रेल पे कितनी भी बात की जा सकती है, तो अभी मैं एक छोटा-सा मुँह में रोक नहीं पा रही हूँ, आप चाहे तो छोटा ही सा जवाब दे दीजिएगा। अगर आपका समय की दिक्कत नहीं है तो मैं पूछ रही हूँ कि ये विश्व लेवल मतलब वर्ल्ड लेवल पे, क्योंकि आपकी तो पकड़ है मतलब वर्ल्ड ब्रेल ब्लाइंड यूनियन में या एबीयू में, तो और अलग-अलग देशों से भी आपका संपर्क होता रहता है। तो ब्रेल को लेकर वहाँ पे भी अभी कमोबेश यही स्थिति है कि मतलब ये डिजिटल होने की वजह से काफ़ी लैक ऑफ इंटरेस्ट हुआ है, या फिर बहुत सारे देशों में कुछ बेहतर स्थिति भी है? मतलब थोड़ा-सा अगर विश्व की बात करें। देखिए ये निश्चित बात है कि बहुत सारे देशों में अब स्थिति ब्रेल के बारे में बहुत अच्छी नहीं है। बहुत सारी जगहों पर तो यूरोप में कंट्रैक्शंस बिल्कुल यूज नहीं होते हैं, ओपन ब्रेल ही सिर्फ पढ़ते हैं, और उसका असर दूसरी जगहों पर भी पड़ रहा है। एक बात तो ये। फिर दूसरी बात जो आपने डिजिटल की बात कही है, डिजिटल मशीनों से, यानी जैसे ये पेपरलेस मशीनें हैं,
ये नहीं जरूरी कि ऑर्बिट रीडर ही 20 हो, और भी मशीनें हो सकती हैं वहाँ की जो जिनमें पढ़ते हैं लोग, हम्म, तो वो यूज कर रहे हैं वो लोग ब्रेल पढ़ने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग अब कंप्यूटर पर जा रहे हैं, ये बात सच्चाई है। और जहां तक सवाल है कि भाई आप मेरा ब्रेल काउंसिल ऑफ वर्ल्ड ब्रेल काउंसिल से, जिसका मैं कई साल तक चेयरमैन रहा, जी जी उससे कोई विशेष संबंध है? नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं है विशेषण। और अब कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो मेरे ख्याल से मैं नहीं कर रहा हूँ। एशियन ब्लाइंड यूनियन में भी मैं जो कुछ देख रहा हूँ, वो जब कुछ हो नहीं रहा तो मैं कुछ नहीं कर रहा वहाँ पर भी। और मैं दूर ही उन दोनों ऑर्गेनाइजेशन से काफी दूर हूँ। मुझे अपने देश में ही अगर हम कुछ कर सकते हो तो हमारा देश बहुत बड़ा है और इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। अगर आप कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए, मेरे ख्याल से आपको भी करना चाहिए, दूसरे लोगों को भी करना चाहिए, सभी को मिलके करना चाहिए। जो जहाँ पर है उसे वहां पर करना चाहिए। सर एक मुझे पूछनी है छोटी सी बात कि जो सर टेक्टाइल डायग्राम्स होते हैं, है ना सर, तो वो भी एक तरह से ब्रेल का विस्तार ही है। तो मुझे ये जानना है कि इस पे आपका क्या टेक है, और एआईसी भी इस दिशा में अगर कोई काम कर रहा है तो क्या कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो क्या फ्यूचर में करने का सोचा है, क्योंकि ब्रेल पे एआईसी ने इतना बड़े लेवल पे काम किया है। तो क्या टेक्टाइल डायग्राम्स जैसे मैप वगैरह को हम लोग टेक्टाइल बना देते हैं, और दूसरी चीजों को जो कि बहुत जरूरी होता है स्कूली स्तर पे बच्चों के लिए, तो उस पे आपका क्या क्या थॉट्स हैं आपके? देखिए, हमारे स्कूल में जहाँ तक सवाल है, हमारे स्कूल में एक विशेष प्रकार की मशीन है जिस पे हम पहले फोटोकॉपी पे बना देते हैं जो भी टेक्टाइल बनाना हो या जो भी साइंस की पिक्चर बनानी हो, और उसके बाद उसको एक विशेष प्रकार के पेपर पर निकाल लेते हैं और वो बिल्कुल टेक्टाइल फॉर्म में आ जाता है। ये तो रही स्कूल की बात, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा स्कूल ही सब कुछ हो गया। सवाल यह है कि आम आदमी को कैसे पहुंचे। देखिए, आईआईटी दिल्ली में एक मशीनें कुछ ऐसी यूज की हैं उन्होंने टेक्टाइल फॉर्म में काफी कुछ बनाया है। 9वीं 10वीं क्लास के लिए बुक्स तैयार की हैं, तो विद टेक्टाइल्स तो वो कर रहे हैं। इसलिए हम उस चीज को नहीं कर रहे हैं, वो बात ठीक है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन जब कर रही है और वो अब सप्लाई कर रही है बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट सबको, मैं जानता हूं कि टेक्सटाइल वगैरह करने में काफी महंगी पड़ती है और महंगाई को आम आदमी सह नहीं पाता है। तो हमें तो आम आदमी की सेवा करनी है, आम आदमी तक पहुंचानी है ब्रेल सिस्टम को, तो वो हम कोशिश यही करते हैं। नहीं तो लोग कहते हैं कि इसकी बाइंडिंग इस तरह की क्यों नहीं करते, ये वो वैसे क्यों नहीं करते। तो हम बाइंडिंग भी इसलिए सादा रखते हैं ताकि उसकी कॉस्ट ना बढ़े। कॉस्ट फैक्टर बहुत बड़ा है जो कि हमारे नेत्रहीन बच्चों को, नेत्रहीन साथियों को तकलीफ पहुंचाता है। तो सर आईआईटी दिल्ली पे जो ये काम हो रहा है टेक्टाइल डायग्राम्स वाला, उनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन रहता है क्या आईआईसीबी का? हाँ, तो हमारे पास भेजते हैं, हमारा फीडबैक भी लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। आप उनसे जुड़े हुए हैं उस तरह से उस काम से? हम वैसे जुड़े हुए हैं। और सर उस मशीन का नाम क्या है जो अपने स्कूल में है, जो आप बता रहे थे एक उसमें से हम निकाल? एग्जैक्टली नाम तो नहीं बता सकता उसका, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, पूछ के बता दूंगा उस मशीन का नाम, क्योंकि उसका नाम क्या है, वो लंदन से आई थी। ओके, लंदन। अच्छा, यहाँ से नहीं आई थी। अच्छा, तो बाहर की ही मशीन है। अच्छा अच्छा। थैंक यू सर, बहुत मजा आया। आई विश कि हम ये रिकॉर्डिंग 4 जनवरी को कर पाते और सबको सर्कुलेट कर पाते। आपका स्वागत है।
धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू सर, Thank थैंक you, यू सो sir. मच, आपने Thank बहुत you. सारा टाइम दिया, थैंक यू सो मच। Thank you. कोई ऐसी बात ही नहीं है, टाइम आपका ही है।